हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारी ये पर्यावरण अध्ययन या EVS की 7वें नंबर की क्लास है। इससे पहले 6 क्लासेस आपकी पूरी हो चुकी है, जिनमें बहुत सारे क्वेश्चंस और उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने इससे पहली क्लासेस नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आज की जो 7वीं क्लास है, आज हम क्या सीखेंगे इसके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जानेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। पृथ्वी कौन कौन सी परतों से मिलकर के बनी है, किस परत की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। और इसी के साथ साथ जो दूसरा टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करेंगे वह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, वह है चट्टानें। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है, कैसे बनती है, ये पूरा प्रोसेस जानेंगे और आज की क्लास में इन दोनों टॉपिक्स का निपटारा करेंगे। इस क्लास के बाद आपको कहीं से इन दोनों टॉपिक में कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास की। लेकिन उससे पहले आप सभी एक बार वीडियो का लिंक कॉपी करके अपने सभी फ्रेंड्स को, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें और राष्ट्र के हित में अपना योगदान देने के लिए आप भी आगे बढ़े, ताकि सभी को ये क्लासेस मिल सके, सभी अपना इन क्लासेस का बेनिफिट ले सके। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरुआत करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कहते किसे है ना। सबसे पहले तो हमें यही जानना होगा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है, किस बारे में बात करने वाले हैं हम। तो दोस्तों, पृथ्वी की बनावट और उसमें मिलने वाले जो खनिज तत्व होते हैं, है ना, जो पृथ्वी की बनावट है और उसमें मिलने वाले खनिज तत्वों की गहराई के आधार पर हम पृथ्वी को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित करते हैं। वे 3 भाग कौन कौन से हैं, यानी पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है कि अंदर क्या है पृथ्वी के, ये पृथ्वी है। हमें बाहर तो पता है पेड़ पौधे समुद्र तालाब यहाँ है, इसके अंदर क्या है, तो ये देखने के लिए, इसके अंदर की संरचना को देखने के लिए हम इसको 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वे 3 भाग? तो स्वेस महोदय के अनुसार हम देखने वाले हैं। स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सी? जिनमें पहला है भूपर्पटी और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं क्रस्ट। क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। दूसरा क्या है? मेंटल, इंग्लिश में भी इसको मेंटल ही कहते हैं। और तीसरा होता है क्रोड या कोर। ठीक है, कोर भी इसको हम बोल देते हैं, क्रोड या कोर। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। कई बार आपसे पूछ लेगा कि स्वेस महोदय के अनुसार या एडवर्ड स्वेस के अनुसार निम्नलिखित में से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का कौन सा विभाजन नहीं किया गया। तो 3 तो आपको यही मिलेंगे और चौथा आपको कोई और नाम दे दिया जाएगा, तो तब वहां आपको पहचानना होगा कि इनमें से कौन सा गलत है ना। तो तीनों के नाम आपको पता हो कौन कौन से है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। भूपर्पटी, मेंटल, क्रोड या कोर। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, ज़्यादा बड़ा नहीं लेकर के चलेंगे, बहुत शॉर्ट में तीनों के बारे में बात करेंगे। तो हम यहाँ देखेंगे, अब तीनों का वर्गीकरण अलग अलग कर दिया गया है एक टेबल की हेल्प से। तो जिसमें सबसे पहला आता है क्रस्ट। क्रस्ट जो है इसको हम एक नाम से और जानते हैं, जो हमारी क्रस्ट लेयर है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको हम कहते हैं लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर कहते हैं। इसी के साथ साथ जो क्रस्ट होता है या भूपर्पटी होती है पृथ्वी की, तो ये किस किस धातु से मिलकर बनी होती है? तो सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम धातु से मिलकर ये बनी होती है। इसीलिए जैसे सिलिका SI से डिनोट करते हैं इसका केमिकल फॉर्मूला, और एल्युमिनियम का क्या होता है? AN। तो इस तरह से हम इसको मिला करके क्या बनाते हैं? सियाल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सियाल किस परत में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे?
क्रस्ट में पाई जाती है। क्रस्ट का निर्माण किससे होता है? सियाल से होता है। यानी कौन कौन से खनिजों से होता है? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर के क्रस्ट बनी हुई होती है। और क्रस्ट कौन सी परत होती है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत या बाहरी परत को हम क्रस्ट कहते हैं। इसको हम इमेज की हेल्प से भी देखेंगे, लेकिन एक बार यहाँ पर मोटा मोटा आप समझ लीजिए, फिर इमेज में इसको हम समझेंगे कि कैसे फिगर के माध्यम से कि कौन सी क्रस्ट होती है, कौन सी मेंटल है, कौन सी कोर है ना। तो चलिए, पहला आपका हो गया क्रस्ट। क्रस्ट के बारे में हमने मुख्यतः 3 बातें जानी कि क्रस्ट को एक तो हम भूपर्पटी कह देते हैं, सबसे बाहरी परत। साथ ही इसका निर्माण किस किस से मिलकर के होता है? तो क्रस्ट का निर्माण सियाल से होता है। ठीक है, किससे? सियाल से। इसको कई बार हिंदी में भी लिख देते हैं ऐसे, सियाल, है ना, सियाल। तो सियाल से इसका निर्माण होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, यानी सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम। क्रस्ट को हम एक और नाम से जानते हैं, वो नाम क्या है? लिथोस्फेयर है। क्या नाम है? लिथोस्फेयर है। अब आगे चलते हैं, दूसरी परत जो होती है क्रस्ट के नीचे वाला जो भाग होता है, यानी अब जैसे ये पृथ्वी है तो ये वाली जो परत है इसके बारे में हमने जान लिया। अब हम इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके यानी इससे निचली परत जो आती है क्रस्ट से, उसके बारे में जानेंगे। इसको हम कहते हैं मेंटल। इसको हम कहते हैं मेंटल। और मेंटल को एक और नाम से जानते हैं, जैसे क्रस्ट को लिथोस्फेयर के नाम से जानते थे, मेंटल को पायरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पायरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब जैसे क्रस्ट का निर्माण सियाल से हुआ था, उसी तरीके से मेंटल का निर्माण होता है सीमा से। किससे? सीमा। इंग्लिश में हम ऐसे लिखेंगे। सीमा किसको डिनोट करेगी? सिलिका और मैग्नीशियम को। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर ये परत बनी होती है। पहली किससे मिलकर के बनी थी? सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी थी। दूसरी किससे बनेगी? सीमा यानी सिलिका और मैग्नीशियम से इसका निर्माण होता है। अब फिर अगर और अंदर जाए पृथ्वी के, तो फिर हमें कौन सी परत देखने को मिलेगी? यहाँ सबसे बीच में, तो यहाँ आपकी कोर परत आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, पृथ्वी की जो परत है यहाँ, उसका नाम क्या होगा? सबसे आंतरिक संरचना, इसकी संरचना में जो सबसे आंतरिक परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। अब कोर को एक और नाम से जानेंगे, बैरोस्फेयर, है ना। जैसे मेंटल को पायरोस्फेयर और क्रस्ट को लिथोस्फेयर के नाम से जाना, उसी प्रकार कोर को हम बैरोस्फेयर के नाम से जानते हैं। कोर परत का निर्माण किससे होता है? नीफे से। ठीक है, नीफे, हिंदी में कई बार ऐसा देखने को मिल जाएगा, नीफे। नीफे किस किस से मिलकर बना है, या नीफे का निर्माण कैसे हुआ? निकल और फेरस की हेल्प से। ठीक है, निकल और Fe से, फेरस Ni से निकल। ठीक है, तो याद हो गया आपको इतना बहुत अच्छे से। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी वो हमने इसी एक चार्ट के माध्यम से जान ली है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे और अब इमेज की हेल्प से हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको एक फैक्ट याद रखना होगा कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पृथ्वी का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये टर्म कई बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में, तो अगर आप देखे रहेंगे तो आप फिर उन ऑप्शंस में से बिल्कुल एकदम आसानी से पहचान लेंगे कि ये क्वेश्चन तो मेरा पढ़ा हुआ है। तो क्या होगा इसका सही जवाब? पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, याद रहेगा। चलो, अब हम एक एक करके जो तीनों परतें हमने जानी उनके बारे में और एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपसे यही प्रश्न बनेगा कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी होती है। ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को हम क्या कहते हैं? तो वहां आपसे नाम दिया गया था पपड़ी, और भी 3 ऑप्शन इसके अलावा आपको दिए गए थे कि पपड़ी कहते हैं, या कोर कहते हैं, या मेंटल कहते हैं, या निम्नलिखित में से
कोई नहीं। तो फिर वहां पपड़ी किसको कहते हैं? कई बार ये आप सोचेंगे कि पपड़ी तो मैंने बताया नहीं, लेकिन भूपर्पटी को ही हम पपड़ी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लिश में कहते हैं क्रस्ट। तो याद रहेगा आपको, इसको 3 नाम हो गए इसके, क्रस्ट, भूपर्पटी और पपड़ी। अब ये क्रस्ट है क्या? ये इमेज आप देख पा रहे हैं, है ना, ये इमेज आप देख पा रहे हैं। इसमें जो ये सबसे बाहरी परत है जिस पर कि हम निवास करते हैं, सभी जीव जंतु निवास करते हैं, साथ ही जिस पर आप कह सकते हैं कि पेड़ पौधे उगते हैं, ये जो बाहर की परत आप देख पा रहे हैं यही होती है क्रस्ट। और इसकी मोटाई सबसे कम होती है, यानी जो बाकी अंदर की परतें हैं तो आप देखेंगे वो बहुत मोटी होगी परत उनकी, लेकिन जो सबसे बाहर की परत होती है ये सबसे ज़्यादा पतली होती है। इसी के साथ ही यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि क्रस्ट की मोटाई महासागरों में तो सबसे कम और महाद्वीपों पर उनसे थोड़ा ज़्यादा होती है, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं, जैसे मान करके चलिए ये इसके अंदर से मैंने ये भाग निकाल लिया, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये भाग निकाल लिया और यहाँ पर मैं इसको बना रही हूँ। ये हो गई सबसे अंदर आपकी कोर, ठीक है, कोर। इसके बाद आती है मेंटल और सबसे बाहर वाली परत, ये वाली आपकी क्या हो जाएगी? क्रस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वाली जो परत हो जाएगी ये क्रस्ट हो जाएगी। अब क्या ये एक समान है हर जगह? नहीं। कहीं हमारी पृथ्वी पर समुद्र है तो वहां कैसी होगी फिर ये? जहां समुद्र है वहां कैसी होगी फिर ये देखने में? इसका मतलब वहां ऐसे उबड़ खाबड़ देखने को मिलेगी, कहीं पर्वत है तो इतने ऊपर, ठीक है, कहीं समुद्र है तो इतनी गहराई में, तो ऐसा देखने को आपको ये मिलेगी, एक समान ये परत नहीं होती है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ बताया गया है कि महासागर जहाँ होते हैं वहाँ इसकी मोटाई सबसे कम होती है और महाद्वीपों पर सबसे ज़्यादा मोटाई इस वाली परत की, जो सबसे बाहर वाली हमारी पपड़ी है, भूपर्पटी है या क्रस्ट है, ये पाई जाती है, ठीक। इसका निर्माण किससे होता है? तो अभी हमने जाना था सियाल से होता है, सियाल से होता है। सियाल का मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका निर्माण किससे होता है? सियाल से होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में सीधे सीधे बन जाते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में आप लोग जानते हुए चलिए कि जो भूपर्पटी है, सबसे बाहरी परत है, इसमें सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है इस भूपर्पटी में या पपड़ी में या क्रस्ट में। अगर तीनों नाम की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। अब एक और इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि पृथ्वी की जो भूपर्पटी है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली अगर धातु पूछ ले, है ना, वैसे तो हमने देख लिया कि भाई सियाल यानी सिलिका और एल्यूमिनियम धातु से मिलकर के बनती है, जो हमारी बाहरी परत होती है, भूपर्पटी होती है। तो इनमें भी अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ये सर्वाधिक पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो तब आप क्या बताएंगे? एल्यूमिनियम बताएंगे, ठीक है। सियाल यानी सिलिका से भी ज़्यादा एल्यूमिनियम इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन और सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली धातु एल्यूमिनियम। अब अगर इसकी मोटाई की बात करें कि कितनी मोटी ये परत होती है, कितनी गहरी ये परत होती है, तो इसकी गहराई लगभग 30 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। 30 किलोमीटर तक लगभग इसकी गहराई होती है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा क्रस्ट से कुछ भी। अब हम किसके बारे में जानेंगे? अब हम जानेंगे मेंटल के बारे में। क्रस्ट हमने देख लिया, अब हम इस वाली परत की बात करेंगे, मेंटल के बारे में जानेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पर देखेंगे, क्रस्ट के निचले भाग को मेंटल कहा जाता है। तो ये बात तो हमने अभी देख ली थी कि क्रस्ट जो हमारी ये बाहर की परत है, इससे जो नीचे आते हैं हम, तो ये नीचे वाली परत को हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर, है ना, मेंटल कहते हैं। बाहर की परत कौन सी थी? क्रस्ट थी, जिसको लिथोस्फेयर के नाम से भी जानते थे। अब ये बताइए मेंटल को और किस नाम से जानते हैं? ये भी मैंने आपको बताया कि मेंटल को हम और किस नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल बायोस्फीयर के नाम से हम लोग इसको, पायरोस्फीयर के नाम से इसको हम जानते हैं, पायरोस्फीयर के नाम से इसको हम जानते हैं मेंटल को। इसका निर्माण किससे होता है? मेंटल का निर्माण तो सीमा से इसका निर्माण होता है, सिलिका और मैग्नीशियम से।
अगर इसकी गहराई आपसे पूछ ले कि गहराई कितनी होती है, तो 30 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई पाई जाती है। ये हो गया यहाँ पर मेंटल के बारे में, समझ में आ गया बहुत अच्छे तरीके से। इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। अब हम जो सबसे आंतरिक परत होती है, सबसे भीतर वाला जो हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, कोर कहते हैं, क्रोड कहते हैं। इसका निर्माण किससे होता है? सबसे आंतरिक जो परत है, नीफे से इसका निर्माण होता है। निकल और Fe से क्या बना था, फेरस, ठीक है, निकल और फेरस। इसी के साथ पृथ्वी के अंदर जाने पर क्या होता है, तापमान से ज्यादा दाब अधिक होने लगता है, ठीक है, जो दाब होता है इस पर सबसे ज्यादा दाब पड़ने लगता है। इसी वजह से पृथ्वी का क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। भले ही तापमान ज्यादा हो, लेकिन दाब अधिक होने के कारण जो सबसे भीतरी परत होती है क्रोड, वो सबसे ठोस अवस्था में पाई जाती है। इसकी गहराई कितनी होती है, या कितनी गहराई तक ये जाती है, तो 2900 से 6371 किलोमीटर तक इसकी लगभग गहराई होती है। अब दोस्तों इसमें भी एक आप कह सकते हैं एक और फैक्ट है कि जैसे हमने जाना कोर की गहराई 2900 से 6371 किलोमीटर तक है, लेकिन अगर इसको भी हम दो भागों में बांट दें, क्योंकि कोर को कई बार दो भागों में बांट कर देखा जाता है, वो किस लिए, क्योंकि इसके कोर के अंदर मैग्मा भी मिलता है, यानी तरल अवस्था भी पाई जाती है पदार्थ की, या जो भी आप कह सकते हैं धातुएं होती है उनकी तरल अवस्था भी पाई जाती है। तो वो कहाँ पाई जाएगी? देखिए जो कोर होता है या सबसे भीतरी जो संरचना है, यहाँ पर आप देखेंगे इसमें ज़्यादा समझ में आएगा। जो कोर है इसको भी दो भागों में बांटा जा सकता है। ये देखिए, एक तो इनर कोर और ये होती है आउटर कोर, ठीक है, आंतरिक कोर और बाहरी कोर, इन दो भागों में इसको बांटा जाता है। तो आप देख पा रहे हैं जो ये आउटर कोर है, बाहरी कोर है, ये यहाँ पर लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। तो लिक्विड अवस्था में कौन पाया जाता है? कोर, और कोर का भी कौन सा हिस्सा? आउटर या बाहरी हिस्सा, ठीक है। ये किस में पाया जाएगा? लिक्विड फॉर्म में, मैग्मा की फॉर्म में। यहाँ धातुएं मैग्मा की रूप में भरी हुई होती है, लेकिन जो ये सबसे आंतरिक है, इनर कोर है, ये मिलेगा सॉलिड फॉर्म में। तो समझ में आ गया आपको बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ यही बताया गया है कि कोर को हम दो भागों में बांटे, अगर बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो बाहरी कोर जो है वो तरल अवस्था में मिलती है, जिसको हम मैग्मा कहते हैं। और अगर गहराई की बात करें तो इसमें से 2900 में से लेकर 5155 किलोमीटर तक तरल अवस्था में पाई जाएगी बाहरी कोर, और फिर आंतरिक अवस्था 5155 से 6371 तक, यानी दो हिस्सों में हमने इस गहराई को भी बांट लिया है, ये पाई जाएगी ठोस अवस्था में। ठीक है, तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। सारी की सारी जितने भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इससे संबंधित हम लोग जान चुके हैं। तो आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना टॉपिक पूरा होता है। यहाँ से हम शुरुआत करेंगे अब आपकी चट्टानों के बारे में। ठीक है, चट्टानों के बारे में अब हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए फिर देरी किस बात की है, शुरुआत करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जिसका नाम है चट्टान। तो सबसे पहले आप लोग ये समझिए कि चट्टान क्या होती है। हमारे स्थल मंडल पर या हमारे भूपटपटी पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, चाहे वो पत्थर हो, बालू हो, मिट्टी हो, इन सभी को हम क्या कहते हैं, या इन सभी से मिलकर के जो बनता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम चट्टान कहते हैं। ठीक है, किस किस से मिलकर के बनता है? पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी तत्वों से, चाहे वो रेत हो सकता है, मिट्टी हो सकती है, पत्थर हो सकता है, बालू हो सकती है। तो इन्हीं से बने कठोर या मुलायम पदार्थ को हम क्या कहते हैं? चट्टान या शैल कहते हैं। अब दोस्तों विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, है ना, विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं, खनिज होते हैं, और उनसे मिलकर के विभिन्न प्रकार की चट्टानें बनती है हमारे स्थल मंडल में। तो कौन कौन से प्रकार की चट्टानें होती है? अगर इनके टाइप्स की बात करें तो चट्टानें तीन प्रकार की हम देखेंगे। पहली है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है अवसादी चट्टान, और तीसरी होती है रूपांतरित चट्टान। अब ये अलग अलग क्यों है? इनमें पाए जाने वाले खनिजों के आधार पर, इनके बनने के स्वरूप के आधार पर हम इनको तीन भागों में
बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक कर तीनों के बारे में जानेंगे। यहाँ से आपके पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी लगभग हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा चट्टान जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है? अगर ये आपसे पूछा जाए कि आग्नेय चट्टान का निर्माण किससे होता है, तो ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है? ज्वालामुखी क्रिया का मतलब होता है ज्वालामुखी का फटना। अब ज्वालामुखी है, ये यहाँ इमेज में देख करके चलिए, ज्वालामुखी है, इसके अंदर यहाँ मैग्मा भरा हुआ है। मैग्मा कौन सी परत में मिलता है आप बताओ कमेंट करके। अभी हमने आंतरिक संरचना जब पढ़ी मैंने आपको बताया मैग्मा कौन सी परत में मिलेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जो मैग्मा भरा होता है पृथ्वी के अंदर वो एकदम प्रेशर से ऐसे बाहर निकलता है और बाहर निकल के इसमें जितने भी तत्व होते हैं ये ऐसे जम जाते हैं। ठीक है, और इन तत्वों से मिलकर के जो चट्टान बनती है, इन खनिजों से या इन धातु जो इसमें से निकलती है उससे मिलकर के जो चट्टान बनती है वो कौन सी चट्टान बनती है? मैग्मा से, तो वो आग्नेय चट्टान बनती है। ठीक है, जब ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा जो मैग्मा निकलता है उस मैग्मा से कौन सी चट्टान बनेगी? आग्नेय चट्टान बनेगी। ठीक है, अब दूसरी विशेषता इस चट्टान की क्या है कि अगर आपसे पूछा जाए क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं? जीवाश्म जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये पाए जाते हैं। ये कोयला पेट्रोलियम कैसे बनता है कि जब जीव यानी पेड़ पौधे जीव जंतु मरने के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। उनसे कोयला बनता है, पेट्रोलियम बनता है। ठीक है, तो क्या आग्नेय चट्टान में जीवाश्म पाए जाएंगे? नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जाएंगे? ये क्रॉस इसीलिए लगा है, क्यों नहीं पाए जाएंगे? क्योंकि जो कोर है जहां से मैग्मा निकल के आया है ना, वहां पर टेम्परेचर क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। तो फिर क्या मिलता है? पिघली अवस्था में मैग्मा के रूप में धातुएं मिलती है जो कि बाहर निकलती है और उन धातुएं वे जम जाती है बाहर निकल के, जिनसे आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, किसका निर्माण होता है? आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। अब आग्नेय चट्टान को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जो भीतर वाला भाग ये है आंतरिक आग्नेय, और ये बाहर वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं? बाहरी आग्नेय कहते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? हमने इनको दो भागों में किस आधार पर विभाजित किया तो यहाँ आप देख पाएंगे। आग्नेय चट्टान को हमने दो भागों में बांटा। दो भागों में बांटने के पीछे रीजन क्या है कि जो धरातल पर लावा ठंडा होने से जो बनता है, यानी मान के चलिए लावा था, ये यहाँ से ऐसे बाहर निकल गया। ठीक है, बाहर आ गया और यहाँ आकर के इस चट्टान से बाहर निकल के, ज्वालामुखी से बाहर निकल के यहाँ ये ठंडा होकर के जम गया। तो इससे किस किस का निर्माण होगा? इससे बेसाल्ट, ग्रेनो और एंडीसाइट आदि पत्थरों का आप कह सकते हैं पत्थरों का निर्माण होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? बाहरी आग्नेय। जो बाहर आके लावा ठंडा होके जम जाता है इसको बाहरी आग्नेय। और आंतरिक आग्नेय चट्टान किसको कहेंगे? आंतरिक आग्नेय चट्टान उसको कहेंगे जो धरातल के अंदर ही, क्योंकि ऐसा तो जरूरी नहीं है कि जितना भी मैग्मा है वो सारा का सारा एक ही रास्ते से बाहर निकलेगा, नहीं, बीच बीच में कुछ दरारें पड़ी रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी के अंदर ही उनमें जाकर के, उन दरारों में भर के वो मैग्मा अंदर ही ठंडा होके जम जाता है। ठीक है, अंदर ही ठंडा होके जम जाएगा ज्वालामुखी के या पृथ्वी के। तो उसको उससे क्या क्या मिलेगा? किस तरह के पत्थर मिलेंगे? जैसे ग्रेनाइट, रायोलेट, ठीक है, रायोलाइट और डायोराइट। तो ये आइट जिसके बाद में लगा है इससे समझ जाइएगा ये आंतरिक आग्नेय चट्टानों के हैं। और जब धरातल के अंदर ही मैग्मा ठंडा हो जाए उसको आंतरिक आग्नेय चट्टान कहते हैं। समझ में आ गया आपको आग्नेय चट्टान? इसके उदाहरण याद रहेंगे कौन कौन से हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे जानेंगे और बनती कैसे है ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे अवसादी चट्टानों के बारे में। दूसरा जो प्रकार है अवसादी चट्टान, ये कैसे बनती है? तो जैसा कि इसके नाम से क्लियर है, अवसादी चट्टान यानी अवसाद से निर्माण होता है। अवसाद मतलब विघटन से, या आप कह सकते हैं कि जो पहले से मूल चट्टानें हैं, पहले से बनी हुई चट्टानें हैं,
उनमें से कंकड़, पत्थर, रेत, मिट्टी टूट टूट कर एक स्थान पर जब जमा हो जाते हैं या पानी के बहाव के साथ एक जगह आकर इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है, अलग अलग चट्टानों से टूट टूट करके उन अवसादों से जिसका निर्माण होता है उसको हम अवसादी चट्टानें कहते हैं। ये कैसी होती है? ये परतदार होती है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है कि परतदार चट्टानें कौन सी होती है, तो अवसादी चट्टानें परतदार होती है। क्या इसमें जीवाश्म पाया जाता है? तो हाँ, बिल्कुल पाए जाते हैं। कौन कौन? पेट्रोलियम और कोयला, जिस तरीके से, ठीक है, ये जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। साथ ही कौन कौन से पत्थर इससे मिलेंगे? तो बलुआ पत्थर, चूना पत्थर जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, कोयला, जिप्सम, चोक और डोलोमाइट, ये इनका निर्माण किससे होता है? अवसादी चट्टानों से होता है। याद रखेंगे, किससे होता है? अवसादी चट्टानों से होता है। तो ये हमने जाना अवसादी चट्टान के बारे में। अब जो हमारा तीसरा और लास्ट बचता है जिसका नाम क्या है? रूपांतरित चट्टान। अब रूपांतरित चट्टान का निर्माण कैसे होता है? तो दोस्तों, रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है प्राथमिक चट्टान के, जब उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा वर्षा हो, बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चले तो वो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कैसे कि जो पहले चट्टान थी उसके रूप में, उसकी संरचना में, उसके संगठन में बदलाव आने लगता है तेज वर्षा के कारण, तापमान के कारण, तेज हवाओं के कारण, और जो रूप परिवर्तित होकर के जब उसके बाद हमें चट्टान मिलती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? फिर रूपांतरित चट्टान कहते हैं। अब रूप इसका कैसे चेंज होगा या कैसे इसकी संरचना में बदलाव होगा? तो टेम्परेचर के कारण, रेनफॉल के कारण या विंड के कारण, इन कारणों से जो प्राथमिक चट्टान होती है उसकी संरचना में बदलाव आ जाता है। ठीक है, और उस बदलाव के कारण जो उसके बाद हमें चट्टान मिलती है उसको हम कहेंगे रूपांतरित चट्टान। अब इससे कौन कौन से हमें पत्थर मिलेंगे या कौन कौन से इस चट्टान से हमें तत्व मिलेंगे, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ग्रेबो, ठीक है, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, इन सब से ये रूपांतरित चट्टान बनती है। कैसे? अब ये इधर तो चट्टान के जो मूल रूप है चट्टान का वो लिखा गया है, प्राथमिक रूप, और उसके बाद जो इन तीनों कारणों से क्या होगा, उसकी संरचना में जो बदलाव होगा और बदलाव के बाद जो हमें प्राप्त होगी रूपांतरित चट्टान या रूपांतरित रूप, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। जैसे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट की कोई चट्टान है, ग्रेनाइट है, जब उसके ऊपर इन तीनों प्रभाव के कारण उसके रूप में परिवर्तन होगा तो तब हमें उसका रूपांतरित रूप क्या मिल जाएगा। ठीक है, रूपांतरित होकर के चट्टान किसके रूप में मिलेगी? ग्रेनाइट चट्टान हमें मिलेगी नीस के रूप में। ठीक है, इसको क्या हम बोलेंगे? नीस बोलेंगे जब इसका रूप परिवर्तित हो जाएगा। इसके साथ ही बेसाल्ट, तो बेसाल्ट चट्टान का इन तीनों कारणों के ताप, वायु और तेज वर्षा के कारण जब इसके संरचना में जो बदलाव आएगा और जो हमें रूपांतरित चट्टान प्राप्त होगी उसका नाम है एम्फीबोलाइट। ठीक है, पूछा जाता है कि ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप क्या है, ऐसे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे ज्यादा एक तो ग्रेनाइट का पूछा जाता है, साथ ही मैं इधर स्टार मार्क करते हुए चलूंगी जिनका ज्यादा पूछा जाता है। बेसाल्ट चट्टान रूपांतरित होकर किस रूप में मिलेगी? एम्फीबोलाइट, एम्फीबोलाइट। ठीक है, ग्रेबो किसके रूप में मिलेगी? तो सर्पेंटाइन के रूप में। बलुआ पत्थर कई बार पूछ लिया जाता है, बलुआ पत्थर परिवर्तित होकर उसका रूपांतरित रूप क्या होगा? क्वार्टज हो गया, है ना। चूना पत्थर, चोक और डोलोमाइट, इन तीनों को परिवर्तित होकर के, इन तीनों से जो परिवर्तित रूप प्राप्त होता है संगमरमर बहुत ही कीमती पत्थर होता है जिससे ताजमहल का भी निर्माण हुआ है, तो संगमरमर प्राप्त होगा। किससे? चूना पत्थर, चौक और डोलोमाइट। जब इनका रूप परिवर्तित होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? संगमरमर प्राप्त होता है। ठीक है, अब माइका से क्या मिलेगा परिवर्तित होकर के? सिस्ट मिलेगा। शेल जो है वो स्टेम, ये क्या, स्लेट, ये ले बना हुआ है। ठीक है, शेल से क्या बनेगा? स्लेट बनेगा। इसके साथ ही फिर स्लेट का भी अगर रूपांतरित हो जाए तो उससे रूपांतरित होकर के फिर फेलाइट बनता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चट्टान है और उससे रूपांतरित होकर के जो हमें महत्वपूर्ण, आप कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण पत्थर मिलते हैं, वो हमने जान लिए। इसी के साथ आप एक और जान करके चलिए कि जो बिटुमिनस कोयला होता है, क्या होता है? बिटुमिनस कोयला होता है,
इसका रूपांतरित होकर के, परिवर्तित होकर के हमें क्या मिलेगा, इससे मिलता है हमें हीरा। ठीक है, तो हीरा है इसलिए हम यहाँ पर भी जान लेंगे। और ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ठीक है, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। तो जो हमें आप कह सकते हैं कि जितनी हमारी पहली रूपांतरित चट्टानें कौन सी थी, कि जो पहले से मूल चट्टान थी, प्राथमिक चट्टान थी, यानी आग्नेय अवसादी चट्टानों का ही बदल करके जो रूप नया मिलता है वो रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, जैसे ग्रेनाइट से क्या मिला, नीस मिला, बेसाल्ट से शिस्ट मिला, बलुआ पत्थर से आपको क्या मिला, क्वार्टजाइट मिला, है ना। और इसके साथ ही चूना चौक और डोलोमाइट से हमें संगमरमर प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से ये इनके रूपांतरित रूप है जो कि आपके एग्जाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं। अब दोस्तों इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं वो सभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अगर आपको क्लास पसंद आई है, और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं विराम देती हूँ। बाकी दोपहर में आपकी हिंदी की क्लास में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का दिन शुभ हो और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।